बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इकबाल वॉइस में खुश आमदीद। सरदार, महज़ब दुनिया के लोग जंगलों में जानवरों को पकड़ने के लिए आते हैं, मगर वो इन्हें पकड़कर कहाँ ले जाते हैं? मनकू ने कहा। टार्जन और मनकू इस वक्त अपने जंगल से बहुत दूर आए हुए थे। ये जंगल भी बहुत घना और वसी था। इस जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों में वहशियों के 4 कबीले आबाद थे। इन चारों में से 2 कबीले तो टार्जन को अपना बड़ा सरदार मानते थे, लेकिन 2 कबीलों ने इसे बड़ा सरदार मानने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि वो किसी के गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते। इन दोनों कबीलों की तरफ से अभी तक कोई ऐसी हरकत नहीं हुई थी कि टार्जन इनको सजा देता, इसलिए टार्जन ने भी इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया था। इस वक्त वो इसी जंगल में घूम रहे थे। अनाकू कबीला इनके करीब था। अनाकू कबीला इन 2 कबीलों में से एक था जिसने अभी तक टार्जन को अपना सरदार नहीं माना था। जंगल में घूमते हुए ये सवाल मंकू ने टार्जन से किया था। महज़ब दुनिया में चिड़ियाघर होते हैं, ये लोग जानवरों को वहां रखते हैं। टार्जन ने कहा। चिड़ियाघर? क्या वहां चिड़िया रहती हैं? मंकू ने पूछा तो टार्जन हंसने लगा। नाम से तो ऐसा ही लगता है कि वहाँ चिड़िया रहती हैं, लेकिन हकीकत में वहाँ चिड़िया नहीं होती, बल्कि दूसरे तमाम जानवर होते हैं। शेर, गीदड़, लोमड़ी, हाथी, बंदर, भालू और हिरन वगैरह। दुनिया में जितने भी जानवर पाए जाते हैं, वो तकरीबन सब इन चिड़ियाघरों में रखे जाते हैं। टार्जन ने मनकू को बताया तो वो हैरान रह गया। दुनिया भर में जितने भी जानवर पाए जाते हैं, वो इन चिड़ियाघरों में होते हैं? मनकू ने हैरत से पूछा। हाँ, सुना तो मैंने भी यही है, लेकिन आज तक कोई चिड़ियाघर देखा नहीं, टार्जन ने मनकू से कहा। सरदार, ये महज़ब दुनिया के इंसान शेर, हाथी और चीते को इन चिड़ियाघरों में कैसे रखते होंगे? ये जानवर तो बहुत ताकतवर होते हैं, आदमी को तो एक लम्हे में चीड़ फाड़ कर खा जाएंगे, मंकू ने कहा। इंसान के पास अकल है, इल्म है, और इल्म और अकल बहुत बड़ी ताकतें हैं। इन्हीं ताकतों की वजह से वो हाथी और बब्बर शेर जैसे ताकतवर जानवरों को भी अपना गुलाम बना लेता है, टार्जन ने कहा। सरदार, हम जानवरों को चिड़ियाघर में रखकर इंसान क्या करता है? मंकू ने पूछा। जैसे हम सैर व तफरी करने अपने जंगल से दूसरे जंगल में जाते हैं, इसी तरह इंसान सैर व तफरी करने अपने बीवी बच्चों समेत चिड़ियाघरों में आते हैं। जानवरों को देखते हैं, खुश होते हैं और ताज़ा दम होकर घरों को वापस चले जाते हैं, टार्जन ने कहा। माफ करना सरदार, ये इंसान बहुत जालिम है। अपने मकसद के लिए ये जानवरों पर बहुत जुल्म करता है। जंगलों में आज़ाद रहने वाले मासूम जानवरों को अपना गुलाम बना लेता है, मंकू ने कहा। तुमने मुझसे माफ़ी किस बात पर मांगी है मंकू? टार्जन ने पूछा। सरदार, तुम भी तो इंसान हो ना, और मैंने इंसान की बुराई की है। हो सकता है कि इंसान की बुराई करने पर तुम मुझसे नाराज हो जाओ, इसलिए मैंने पहले ही माफी मांग ली है, मंकू ने कहा। तो टार्जन खिलखिलाकर हंस पड़ा। इसे हंसते देखकर मंकू ने मुंह बना लिया। सरदार, मैंने तुम्हें कोई लतीफा सुना दिया है जो तुम इस तरह हंस रहे हो? मंकू ने कहा। मैं तो तुम्हारी मासूमियत पर हंस रहा हूँ मंकू, टार्जन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा सरदार। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मंकू ने कहा। मैं इंसान की औलाद हूँ, इसलिए इंसान हूँ, लेकिन मैं पला बड़ा तो जानवरों में हूँ। मुझे दूध शेरनी ने पिलाया है, लिहाजा मैं इंसान होने के साथ साथ तुम में से भी हूँ, और फिर मेरा मिशन है जुल्म का खात्मा और मजलूम की मदद। जालिम चाहे इंसान हो या कोई जानवर, वो मेरा दुश्मन है, और मजलूम ख्वाह वो जानवर हो या इंसान, वो मेरा दोस्त है, और इसके लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। तुमने कई बार देखा है कि मैंने अपने जंगलों के जानवरों की वजह से मुहज़्ज़ब दुनिया के कई जालिम इंसानों को मौत के घाट उतार दिया है, टार्जन ने मंकू को समझाने वाले अंदाज में कहा। तो मंकू ने गर्दन हिला दी। सरदार, तुम मुहज़्ज़ब दुनिया में जाकर इन जानवरों को छुड़ा क्यों नहीं लाते? मंकू ने कहा। तो टार्जन ने जोर से कहकहा लगाया।
اس کے اس طرح کہکا لگانے پر منکو نے ایک بار پھر منہ بنا لیا۔ اب تم نے بے وقوفی والی بات کی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے مہذب دنیا کوئی چھوٹی سی بستی ہے؟ اس دنیا میں ہمارے جنگلوں جیسے سینکڑوں جنگل ہوں گے۔ ان جنگلوں میں بڑے بڑے لاکھوں شیر ہوں گے۔ میں ساری زندگی بھی اس دنیا میں گھومتا رہوں تو مکمل طور پر مہذب دنیا نہیں دیکھ سکتا۔ میرے پیارے منکو، میری ایک حد ہے۔ یہ جنگلات میری حدود میں آتے ہیں۔ ان جنگلات میں ہونے والے ظلم کو روکنا میرا فرض ہے۔ مہذب دنیا میں بھی کئی لوگ ہوں گے جو ظلم کے خلاف لڑ رہے ہوں گے۔ ٹارزن نے منکو سے کہا تو اس ٹارزن کی بات سمجھ میں آ گئی، اس لیے اس نے گردن ہلائی اور پھر کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ اسی لمحے ایک درخت سے اڑتا ہوا ایک جال ان پر آ گرا اور وہ دونوں اس جال میں پھنس گئے۔ ٹارزن نے اس جال سے نکلنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ جال سے نہ نکل سکا۔ پھر اس نے جال کو توڑنے کی کوشش کی لیکن جال نہ جانے کس قسم کی رسی سے بنا ہوا تھا کہ ٹوٹ بھی نہیں رہا تھا۔ پھر ایک دم بہت سے وحشی اس کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ سب اناکو قبیلے کے وحشی تھے۔ ٹارزن کو جال میں پھنسا ہوا دیکھ کر انہوں نے اپنی جنگلی زبان میں نعرے لگائے اور رقص کرنے لگے۔ کچھ دیر تک نعرے لگانے اور رقص کرنے کے بعد انہوں نے جال کو پکڑا اور اسے گھسیٹنے لگے۔ اب وہ اپنی جھونپڑیوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اناکو قبیلے کا سردار ملاکو اپنی بڑی سی جھونپڑی میں بیٹھا ہوا تھا کہ کچھ وحشی اس کی جھونپڑی میں داخل ہوئے۔ یہ اس کے قبیلے کے وحشی تھے۔ سردار ملاکو انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ انہوں نے مہذب دنیا کے دو انسانوں کو رسی سے باندھا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک مرد تھا جس نے نیلا ہیٹ اور نیلی شرٹ اور پینٹ پہن رکھی تھی، جبکہ دوسری لڑکی تھی۔ لڑکی نے سرخ لباس پہنا ہوا تھا جبکہ اس کے بال سرخ رنگ کے تھے۔ ان دونوں کے چہروں پر خوف کے بجائے اطمینان کے آثار دیکھ کر سردار ملاکو کو بہت حیرت ہو رہی تھی۔ کون ہے یہ اور کہاں سے پکڑ کر لائے ہو؟ سردار ملاکو نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا۔ سردار، یہ ہمارے جنگل میں گھوم رہے تھے، ہم انہیں پکڑ لائے ہیں، ایک وحشی نے کہا۔ کیوں پکڑ لائے ہو؟ کیا کریں گے ہم ان کا؟ سردار ملاکو نے اس سے پوچھا۔ سردار، بہت عرصہ ہو گیا ہے ہم نے دیوی کے قدموں میں بھیंٹ نہیں دی۔ ان سفید فاموں کی بھینٹ سے دیوی بہت خوش ہوگی۔ ان میں سے ایک وحشی نے سردار ملاکو سے کہا۔ سلاکو، تم جانتے ہو ٹارزن اس قسم کے کاموں کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ ہماری اس سے آج تک لڑائی اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم نے بہت عرصے سے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ اب اگر ہم نے یہ بھیڑ چڑھا دی اور ٹارزن کو خبر ہو گئی تو پھر اس سے ہماری لڑائی ہو جائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ اس سے ہماری لڑائی ہو۔ سردار ملاکو نے سلاکو سے کہا۔ سلاکو اس قبیلے کا نائب سردار بھی تھا۔ سردار، اس لیے ہم نے ابھی تک ٹارزن کی غلامی قبول نہیں کی کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ اسے ہمارے کاموں میں مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس بھیٹ کو خفیہ رکھیں اور ٹارزن تک اس کی خبر نہ پہنچے۔ سلاکو نے سردار ملاکو سے کہا۔ تم لوگ ٹارزن سے ڈرتے ہو، مہذب انسان نے ان سے کہا تو وہ چونک پڑے۔ وہ اپنی جنگلی زبان میں باتیں کر رہے تھے اور ان کا خیال تھا کہ ان دونوں کو یہ زبان نہیں آتی ہوگی، مگر انہوں نے نہ صرف ان کی باتیں سمجھ لی تھی بلکہ ان کی زبان میں ان سے بات بھی کی تھی۔ تم ہماری زبان کیسے جانتے ہو؟ سردار ملاکو نے حیرت بھرے لہجے میں ان سے پوچھا۔ اس آدمی نے سردار ملاکو کو جواب دینے کے بجائے اپنے ہاتھ پر پھونک ماری تو اس کے ہاتھ پر موجود رسی کو آگ لگ گئی۔ جب آگ بجھی تو رسی جل چکی تھی، لیکن اس آدمی کے ہاتھ کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر اس آدمی نے اپنی ساتھی لڑکی کے ہاتھ پر پھونک ماری تو اس کی رسی بھی ایسے ہی جل گئی۔ اس کے بعد اس نے مسکرا کر ملاکو اور سلاکو کی طرف دیکھا۔ میں چاہوں تو صرف ایک پھونک مار کر تمہارے سارے قبیلے کو راکھ میں تبدیل کر دوں۔ مہذب آدمی نے مسکراتے ہوئے سردار ملاکو سے کہا تو اس کے چہرے پر خوف کے آثار پیدا ہو گئے، جبکہ سلاکو دیگر وحشی بھی خوفزدہ نظروں سے اس اجنبی کو دیکھنے لگے۔ میرا نام ٹائیگر ہے اور یہ میری بیوی ارسیلا ہے۔
हम जानबूझकर तुम्हारे कबीले में आए हैं। मुहज्जब आदमी ने जंगली जबान में बात करते हुए सरदार मलाकू को अपना और अपनी बीवी का नाम बताया। तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? सरदार मलाकू ने टाइगर नामी शख्स से पूछा। अगर तुम मुझसे दोस्ती का हाथ मिलाओ तो मैं अपनी आमद का मकसद बताता हूँ, और हाँ, ये भी बता दूं कि मुझसे दोस्ती करके तुम बहुत फायदे में रहोगे। तुम्हारा कबीला बहुत ताकतवर हो जाएगा और इर्द गिर्द के तमाम कबीले तुमसे डरेंगे और तुम्हारे गुलाम बनकर रहेंगे। टाइगर ने सरदार मलाकू से कहा, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर फख्र होगा। सरदार मलाकू ने इससे हाथ मिलाते हुए कहा। नायब सरदार सलाकू ने भी टाइगर से हाथ मिलाया। मलाकू और सलाकू टाइगर का एक शोभा देखकर ही इससे मुतासिर हो गए थे, इसलिए उन्होंने फौरन ही इससे दोस्ती कर ली थी। मैंने कुछ देर पहले तुमसे पूछा था कि क्या तुम टार्जन से डरते हो? टाइगर ने सरदार मलाकू से कहा, नहीं, हम डरते किसी से नहीं हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि टार्जन ने ताकतवर से ताकतवर कबीले को भी अपना ताबे बना लिया है, इसलिए हम इससे नहीं उलझते। इसने भी हम पर कभी दबाव नहीं डाला कि हम इसे बड़ा सरदार मानकर इसकी गुलामी में आ जाएं। सरदार मलाकू ने टाइगर से कहा, अगर तुम टार्जन को अपना कैदी बना लो तो? टाइगर ने सरदार मलाकू से पूछा तो वो हैरत से टाइगर को देखने लगा। ये कैसे मुमकिन है? टार्जन को आज तक कोई कैदी नहीं बना सका। इसमें इतनी ताकत है कि वो मजबूत जाल को तोड़कर रख देता है। वो मजबूत से मजबूत रस्सी को भी एक झटके में तोड़ देता है। और तो और, मुहज़्ज़ब दुनिया के इंसान लोहे की जंजीरें लेकर आते हैं, लेकिन टार्जन वो जंजीर भी मामूली से झटके से तोड़ देता है। इतने ताकतवर इंसान को कैसे कैदी बनाया जा सकता है? सरदार मलाकू ने हैरत भरे लहजे में कहा, कोई भी इंसान फूंक मारकर अपने हाथ पर आग नहीं लगा सकता, लेकिन मैंने आग लगा ली है। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। मैं तुम्हें एक ऐसा जाल दूंगा कि एक टार्जन तो क्या, 10 टार्जन भी मिलकर इसे नहीं तोड़ सकेंगे। फिर टार्जन को बांधने के लिए ऐसी रस्सी दूंगा कि वो सारी उम्र इसे तोड़ नहीं सकेगा। और जब तुम टार्जन को कैदी बना लोगे तो सोचो तुम्हारी कितनी दहशत हो जाएगी। इन जंगलों में रहने वाले तमाम कबीले तुमसे खौफजदा हो जाएंगे और फिर वो टार्जन के बजाय तुम्हें अपना बड़ा सरदार मान लेंगे। तुम इन पर अपना हुक्म चलाना और इन्हें अपना गुलाम बनाए रखना। टाइगर ने कहा तो सरदार मलाकू का चेहरा खुशी से सुर्ख हो गया। इसके दीगर साथी भी टाइगर की बातें सुनकर खुश नजर आ रहे थे। ये सब कुछ तुम मेरे लिए करोगे? सरदार मलाकू ने टाइगर से पूछा। हाँ, टाइगर जिसे अपना दोस्त बनाता है इसे आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देता है, और जो इसका दुश्मन बन जाए इसे खाक में मिला देता है। टाइगर ने गुरूर भरे लहजे में कहा। कैद की हालत में टार्जन तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन रहेगा। तुम इसे जंगल का चक्कर लगवाना ताकि तमाम वहशी इसे कैद की हालत में देख लें। फिर हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। टाइगर की बीवी अर्सिला ने पहली मर्तबा इनकी गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। तुम टार्जन को कहाँ ले जाओगे? सरदार मलाकू ने इससे पूछा। एक चिड़ियाघर वालों से मेरी बात हुई है। मैंने इनसे टार्जन का सौदा कर लिया है। वो टार्जन को अपने चिड़ियाघर में रखेंगे। टाइगर ने सरदार मलाकू से कहा। सरदार मलाकू को इसकी बात ज्यादा समझ तो ना आई, इसलिए इसने वैसे ही गर्दन हिला दी। टाइगर, हमें यहाँ के वहशियों और दरिंदों से बहुत खतरा है। टार्जन को कैदी हालत में देखकर दरिंदे हम पर हमला कर देंगे। वो टार्जन के बहुत वफादार हैं और टार्जन से मोहब्बत भी बहुत करते हैं। सरदार मलाकू ने टाइगर से अपने खदशे का इजहार करते हुए कहा। वाकई दरिंदे टार्जन से मोहब्बत करते हैं, मगर मेरे सामने कोई नहीं बोल सकता। ये जानवर दरिंदे वैशी सब बुत बन जाएंगे। मेरा जादू इन्हें हरकत भी नहीं करने देगा। तुम्हें किसी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं तमाम बातें सोच समझकर यहाँ आया हूँ। टाइगर ने सरदार मलाकू को तसल्ली देते हुए कहा। सरदार मलाकू अब खुश होने के साथ साथ मुतमईन भी नजर आ रहा था। वो तो बहुत अरसे से चाहता था कि किसी तरह टार्जन पर काबू पा ले।
लेकिन वो टार्जन की ताकत से डरता था। अब टाइगर की वजह से इसकी ख्वाहिश पूरी हो रही थी। शुक्रिया टाइगर, हम महज़ब दुनिया के इंसानों को अच्छा नहीं समझते, लेकिन तुम बहुत अच्छे इंसान हो। सरदार मलाकू ने टाइगर से कहा तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर वो कोई मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ने के बाद इसने जमीन पर फूंक मारी। इसके फूंक मारते ही वहां एक जाल, एक बड़ी सी और मोटी सी रस्सी आ गई। टार्जन को कैदी बनाने का सारा सामान आ गया है। इसे संभालो और टार्जन को काबू करने की तैयारी करो। मेरा इल्म बता रहा है कि टार्जन इस वक्त तुम्हारे ही जंगल में घूम रहा है। टाइगर ने कहा, सलाकू फौरन अपने साथ बहुत से साथी ले जाओ। देखो कि टार्जन कहाँ है। बड़ी होशियारी और चालाकी से इसे अपने जाल में कैद कर लो। एक बार टार्जन हमारा कैदी बन गया तो हमारा कबीला जंगलों के तमाम कबीलों का सरदार बन जाएगा। सरदार मलाकू ने फौरन ही अपने नायब सरदार सलाकू को हुक्म देते हुए कहा, ऐसा ही होगा सरदार। सलाकू ने कहा और फिर इसने जाल उठाया और दूसरे वैश्यों के साथ इस झोपड़ी से बाहर निकल आया। इसका चेहरा भी खुशी से सुर्ख हो रहा था। मलाकू, तुमने बहुत बुरी हरकत की है और तुम जानते हो कि तुम्हारी इस हरकत का क्या अंजाम होगा। अनाकू कबीले के वैशी जाल में फंसे टार्जन और मंकू को घसीटते हुए अपने सरदार मलाकू की झोपड़ी में ले आए। टार्जन ने इसकी झोपड़ी में महज़ब दुनिया के दो अफराद देखे थे। इनमें से एक मर्द और दूसरी लड़की थी। दोनों की आंखों में अय्यारी और चालाकी नजर आ रही थी। वो दोनों बहुत दिलचस्प नजरों से टार्जन को देख रहे थे। जब वैशी टार्जन को अपने सरदार की झोपड़ी में ला चुके तो टार्जन ने गुर्राते हुए सरदार मलाकू से कहा, अंजाम तो अब तुम्हारा बहुत बुरा होगा सरदार टार्जन। तुम इन वैश्यों पर बहुत रोब डालते थे। मैं तुम्हारा सारा रोब तुम्हारी नाक के रास्ते निकाल दूंगा। टाइगर ने टार्जन से कहा, इस बुज़दिल इंसान की बातों में आकर तुमने ये हरकत की है। टार्जन ने अंदाजा लगा लिया था कि महज़ब दुनिया का ये आदमी इसका दुश्मन है और इसके उकसाने पर सरदार मलाकू ने ये हरकत की है, वरना सरदार मलाकू में ये जुर्रत नहीं थी कि वो टार्जन से दुश्मनी मोल लेता। महज़ब दुनिया के अफराद इसे जिस अंदाज में देख रहे थे, इसी से इसने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि इसने इस जाल पर एक बार फिर जोर आजमाई की, लेकिन टार्जन जाल की एक रस्सी भी ना तोड़ सका। ये तो मेरे मेहमान हैं सरदार टार्जन, इन्हें इल्ज़ाम मत दो। मैं खुद इतना ताकतवर हूँ कि तुम्हें काबू कर सकूं। सरदार मलाकू ने अपनी गर्दन को अकड़ाते हुए टार्जन से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम कितने ताकतवर हो। टार्जन ने तंजिया लहजे में जवाब देते हुए कहा। टार्जन को जाल से निकालकर रस्सी से बांध दो, इस अजनबी ने सलाकू से कहा। तुम अपना तारुफ कराना पसंद करोगे? टार्जन ने इस अजनबी से कहा। हाँ, मेरा नाम टाइगर है और ये मेरी बीवी अर्सिला है। हम महज़ब दुनिया से सरदार मलाकू को मिलने आए हैं, क्योंकि सरदार मलाकू हमारा दोस्त है, इस अजनबी ने टार्जन से कहा। फिर इसने टार्जन पर फूंक मारी और सलाकू को आगे बढ़ने का इशारा किया। सलाकू और इसके साथियों ने आगे बढ़कर जाल खोल दिया। जाल खोलते हुए वो डर रहे थे कि जाल खुलने के बावजूद टार्जन हरकत नहीं कर रहा था, जबकि मंकू जाल से निकलकर बाहर दौड़ गया था और किसी ने भी इस पर तवज्जो नहीं दी थी। इन सब की नज़र में मंकू की कोई हैसियत नहीं थी। जाल खुलने पर टार्जन ने अपने जिस्म को हरकत देनी चाही, मगर इसके हाथ पांव हरकत ना कर सके। फिर सलाकू ने अपने साथियों की मदद से टार्जन को उठाकर खड़ा कर दिया। एक दरख्त की सूखी हुई मोटी शाख का टुकड़ा इसके दोनों बाजू में फंसाकर रस्सी से टार्जन को बांध दिया। चलो टार्जन, अब झोपड़ी से बाहर निकलकर जरा जंगल का एक चक्कर लगाओ। टाइगर ने टार्जन से मुखातिब होकर कहा तो टार्जन झोपड़ी से बाहर निकल आया। वैशी इसके पीछे पीछे थे। टाइगर ने कोई मंत्र पढ़ा तो वो और अर्सिला हवा में बुलंद हो गए और दरख्तों के ऊपर से गुजरने लगे। इन्हें हवा में इस तरह बुलंद होते देखकर वैशी पुरजोश नारे लगा रहे थे। सरदार मलाकू और नायब सदर सलाकू टार्जन का मजाक उड़ा रहे थे। टार्जन आगे आगे था और वैशी पीछे पीछे, जबकि मंकू भी दरख्तों की शाखों पर झूलता हुआ टार्जन के पीछे पीछे था। इसे समझ नहीं आ रहा था
کہ وہ کیا کرے، کس طرح ٹارزن کو اس مصیبت سے بچائے۔ اسے ملاکو اور سلاکو پر بہت غصہ آ رہا تھا جو اس طرح ٹارزن کو ذلیل کر رہے تھے۔ پھر اسے کچھ خیال آیا تو وہ ایک طرف دوڑ گیا۔ اس جنگل میں 50 سے زائد سنہری شیر رہتے تھے۔ وہ ان کے پاس پہنچ گیا۔ اناکو قبیلے کے وحشیوں نے سردار ٹارزن کو قید کر لیا ہے۔ اب وہ اسے قیدی حالت میں گھما رہے ہیں۔ تمہیں سردار ٹارزن کی مدد کرنی چاہیے۔ منکو نے جیسے ہی ان سنہری شہروں سے کہا تو وہ سب غصے میں آ گئے اور غصے میں آ کر وہ سب دھاڑنے لگے۔ چلو منکو، ہم اناکو قبیلے کی بوٹی بوٹی کر دیں گے، ایک سنہری شیر نے منکو سے کہا، اور پھر وہ سب کے سب دوڑتے ہوئے وہاں آ گئے جہاں ٹارزن کو قیدی بنا کر گھمایا پھرایا جا رہا تھا اور وحشی اس کے پیچھے تھے۔ لیکن وہاں پہنچتے ہی وہ سب شیر ایک دم ساخت ہو گئے، ایسے جیسے پتھر کے ہو گئے ہوں۔ منکو نے ان کا یہ حال دیکھا تو اسے حیرت ہوئی، لیکن وہ جان نہ سکا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ دوبارہ وہاں سے پلٹا۔ اس مرتبہ وہ ہاتھیوں کے غول کے پاس گیا تھا۔ کیا ہوا منکو، تم بہت پریشان لگ رہے ہو؟ ایک ہاتھی نے اس سے پوچھا۔ اناکو قبیلے کے وحشیوں نے سردار ٹارزن کو قیدی بنا لیا ہے۔ اب وہ سردار کو قیدی حالت میں گھما رہے ہیں۔ سردار کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، منکو نے ہاتھیوں سے کہا۔ ہم اناکو قبیلے کے وحشیوں کو اپنے قدموں تلے رون دیں گے، آؤ ہمارے ساتھ، ایک ہاتھی نے منکو سے کہا، اور پھر وہ چنگھاڑتے ہوئے اس طرف دوڑنے لگے جہاں ٹارزن اور اناکو قبیلے کے وحشی موجود تھے۔ وہاں پہنچ کر ہاتھیوں کی بھی وہی حالت ہوئی جو سنہری شیروں کی ہوئی تھی۔ اب تو منکو بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ ٹارزن کی حالت اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس لیے وہ پریشانی کی حالت میں وہاں سے دور ہٹ گیا تھا۔ کیا ہوا منکو، تم بہت اداس اور پریشان نظر آ رہے ہو؟ ایک لومڑی نے اس سے پوچھا، تو اس نے لومڑی کو اپنی پریشانی کی وجہ بتا دی۔ اوہو، یہ تو جادو کا معاملہ ہے منکو، تم عرش قبیلے کے بابا سے ملو، وہ جادو کا توڑ کرتے ہیں، لومڑی نے کہا۔ تو منکو اچھل پڑا۔ اس وحشی بابا کا خیال تو اسے خود بھی آ جانا چاہیے تھا۔ شاید پریشانی کی حالت میں اس کے سوچنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا عرش قبیلے میں پہنچ گیا۔ اس نے وحشی بابا کی جھونپڑی دیکھی ہوئی تھی۔ یہ وحشی بابا جادو منتر کا توڑ کرتا تھا، بیمار وحشیوں کا علاج بھی کیا کرتا تھا اور علم نجوم سے بھی واقف تھا۔ منکو سیدھا اس کی جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ آؤ آؤ منکو، میں تو بہت دیر سے تمہارے آنے کا انتظار کر رہا ہوں، وحشی بابا نے اس سے کہا۔ بابا، اناکو قبیلے کے وحشیوں نے سردار ٹارزن کو قیدی بنا لیا ہے، منکو نے آنسو بہاتے ہوئے وحشی بابا سے کہا، اور ان کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ میں تمہاری زبان تو نہیں جانتا، لیکن اس وقت تم اپنی زبان میں مجھ سے جو کچھ کہنا چاہتے ہو وہ میں سمجھ رہا ہوں، کیونکہ مجھے میرے علم نے بتا دیا ہے کہ ٹارزن اس وقت مشکل میں ہے۔ ٹائیگر نامی ایک جادوگر نے سردار ٹارزن پر جادو کر دیا ہے، اور اب سردار قیدی بنا جنگل میں گھوم رہا ہے، اور اناکو قبیلے کے وحشی سردار کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وحشی بابا نے منکو کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تو منکو نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ میں تمہیں یہ کانٹا دے رہا ہوں، تم یہ کانٹا سردار ٹارزن کے بازو میں چبھو دینا۔ جیسے ہی یہ کانٹا سردار کو چبھے گا، سردار ٹارزن پر سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا، اور جب تک سردار ٹارزن کو اس کانٹے کی چبھن کی تکلیف ہوتی رہے گی، اس وقت تک سردار ٹارزن پر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جادو کا اثر ختم ہوتے ہی سردار ٹارزن ان سے خود ہی نمٹ لے گا۔ وحشی بابا نے ایک جھاڑی کا کانٹا منکو کو دیتے ہوئے کہا۔ منکو نے وہ کانٹا لیا اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ دوڑتا ہوا واپس اسی جگہ پہنچ گیا جہاں جنگل میں ٹارزن گھوم رہا تھا۔ سردار، میں تمہیں کانٹا چبونے لگا ہوں، اس کانٹے کے چبھتے ہی تم پر سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا، تم زور لگا کر رسی کو توڑ لینا، منکو نے ٹارزن کے کندھے پر سوار ہو کر کہا، اور پھر اس نے زور سے وہ کانٹا ٹارزن کو چبھو دیا۔ جیسے ہی وہ کانٹا ٹارزن کو چبھا، سنہری شیر اور ہاتھی یکدم ٹھیک ہو گئے۔ ٹائیگر اور ارسیلا جو ہوا میں بلند تھے زمین پر آ گرے۔ جبکہ ٹارزن نے زور لگایا تو رسی ٹوٹتی چلی گئی۔
शेरों और हाथियों ने ठीक होते ही चिंघाड़ते और धाड़ते हुए वैश्यों पर हमला कर दिया। इससे पहले कि टार्जन इन्हें रोकता, उन्होंने टाइगर, अर्सला और वैश्यों को चीर फाड़ कर रख दिया। लम्हों में ही वो सब खत्म हो गए थे। हम सारे अनाकू कबीले को तहस नहस कर देंगे, शेरों और हाथियों ने कहा, और इस कबीले की तरफ बढ़ना चाहा। रुक जाओ, जो सरकश और जालिम थे वो मारे गए। बाकी वैश्यों को मैं समझा दूंगा, वो इस जंगल के अच्छे वैशी बनकर रहेंगे। तुम सब अब वापस जाओ। टार्जन ने इनसे कहा तो वो रुक गए और फिर वापस चले गए। टार्जन अनाकू कबीले में गया तो बाकी वैश्यों ने इसके हक में नारे लगाने शुरू कर दिए और टार्जन को बड़ा सरदार बना लिया। टार्जन ने इनमें से एक वैशी को इनका सरदार बनाया और खुद मंकू के साथ अपने जंगल में आ गया। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी आरा से भी आगाह कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।